E इज इक्वल टू वी प्लस आई इंटू स्मॉल आर. गुड, ओके. और एक आई का फॉर्मूला क्या किया था? एंड ई अपॉन आर प्लस आर एंड वी बाई आर. गुड, ओके. छोटा सा थ्योरी वाला टॉपिक कर लें. इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है और ये कौन करता है. सो जस्ट राइट डाउन इंटरनल रेजिस्टेंस. ये मैं करवा रहा हूँ पेज नंबर 10 पे. इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आप सभी को पता है इंटरनल रेजिस्टेंस कौन देता है? सेल का क्या? इलेक्ट्रोलाइट, राइट. सो इंटरनल रेजिस्टेंस, सो दिस इज ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल. ठीक है, इसके बारे में हमें याद रखना है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये इलेक्ट्रोलाइट देगा. दिस इज ऑफ this resistance is offered by electrolyte of a cell to the flow of current. ठीक है, तो ये दो टॉपिक है, ये मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करवा दूं. सेकंड है इंटरनल रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स. इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. ठीक है, तो इसमें नंबर 1 है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. नंबर 2 is proportional to concentration of electrolyte. Proportional to concentration of electrolyte. Proportional to distance between electrodes. Inversely proportional to common area of electrodes. Increases with decrease in temperature. ओके, तो क्या होता है यहाँ पे? कहते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कौन कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करेगा. नंबर 1 ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट कौन से कंपाउंड का बना हुआ है ना. तो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के जो भी मटेरियल्स होंगे उसके हिसाब से ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगी. सेकंड, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. क्या इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है? समझते हो ना कि उसमें कंसेंट्रेशन ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट का मटेरियल है उसके, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये बना दूँ, यहाँ पे ये सारा इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन हमने उसको डाइल्यूट कर दिया ऐसे, तो उससे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं, ये जो डैश 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 वाले आयंस हैं ये कम हो गए. तो ये अगर मान लो ये डैश वाले आयंस ज़्यादा होंगे तो ये अपना काम ज़्यादा करेंगे. ठीक है, ये डैश वाले आयंस अगर ज़्यादा होंगे तो हम बोलेंगे कंसेंट्रेटेड. ये हो गया कंसेंट्रेटेड. ठीक है, और ये हो गया डाइल्यूट. तो अगर ये वाले आयन ज़्यादा होंगे तो ये ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे. अगर आप उनको डाइल्यूट कर दोगे तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कम हो जाएगी. ठीक है, फिर आता है प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स. डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, तो ये भी बात सही है. हमने जब दो इलेक्ट्रोड बनाए थे तो क्या इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या इतना ज़्यादा है लाइक दिस, या फिर ऐसे है लाइक दिस. तो अगर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, बताओ, अगर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये वाला डिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी कि कम होगी? तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, राइट. बेटा इधर ही आ जाओ, इतने आ जाओ. ओके, ये भी क्लियर है ना. तो अगर इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली करंट को ज़्यादा मिलेगी, है ना. तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, दैट मीन्स प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है, ये कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स. इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोड्स डिप हुए हैं, जैसे क्या वो इतने डिप हुए हैं ऐसे,
या फिर वो ऐसे डिप हुए हैं लाइक दिस, ऐसे। तो क्या इलेक्ट्रोड्स जो जो कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स है, कौन सा एरिया, ये वाला कॉमन एरिया, ये वाला, इसमें ये है कॉमन एरिया, ये पूरा। तो ये क्या ज्यादा है कि कम है? तो इसमें आंसर है कि इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर आप ज्यादा डिप करोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, दैट मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से करंट जाना है, जैसे मान लो आपको करंट को यहाँ से फ्लो करना है, तो करंट को ऑब्वियसली देखो, करंट को फ्लो करना है यहाँ से यहाँ जाना है, करंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, करंट को यही पाथ फॉलो करना पड़ेगा, राइट? करंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसने अब यहां से करंट नीचे थोड़ी ना जाएगा, ऐसे थोड़ी ना जाएगा, करंट को ऐसे ही जाना पड़ेगा यहां तक आने के लिए। तो उसके जैसे मान लो हमारे आदमपुर वाली रोड है, ये है ना, ये वाली नहर वाली रोड, तो ये मान लो सड़क छोटी हो, वहां पे लग जाए नाका, ठीक है, वहां पे पुलिस वहां पे खड़ी होगी। अब मान लो साहिब ने जाना है वहां से, सड़क ही कोई और नहीं है, उतनी सी सड़क में से जाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन अगर वही सड़क हो मान लो हमारे पास 3 गुना ज्यादा, ठीक है, तो अब साहिब क्या करेगा, साहिब को अगर यहाँ पे कोई नाका मिल रहा है, साहिब ऊपर से चला जाएगा, यहां से निकल जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर पहुंच जाएगा। कहने का मतलब इट हैज मोर पाथ टू ट्रेवल टू अनदर डिस्टेंस, टू द सेकेंड इलेक्ट्रोड, है ना। तो अगर उसको ज्यादा पाथ मिल रहा है तो उसको रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि यहां से रेजिस्टेंस ज्यादा हो रही है, वो अपना पाथ चेंज कर लेगा करंट वहां से जाने के लिए। यहाँ पे वो पाथ चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसको यहाँ पे पहुंचना, ये छोटी सी पतली सी सड़क में से जाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो मोर रेजिस्टेंस लेस रेजिस्टेंस। उसके बाद ये भी मेरे हिसाब से आपको पता है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, ठीक है, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग वंस अगेन, राइट। तो यहां से क्या हुआ, ये तो याद है आपको, वही चीज कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रोलाइट का अगर टेम्परेचर कम करोगे, बोलो क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर कम किया, आप ज्यादा कर लो, ज्यादा इजी है समझना, आपने इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, तो बोलो क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। उससे क्या होता है, आपने किया हुआ है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आपको। टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो आयंस जो है वो ब्रेक कर जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, और एक चीज कम भी होगी, क्या कम होगा, हाँ, नहीं 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 नहीं, रिलैक्सेशन तो हमेशा बेटा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन एन ज्यादा बढ़ रहे, एक चीज कम हो रही है इलेक्ट्रोलाइट के केस में, नहीं नहीं आप भूल गए, विस्कोसिटी, हम किया था ना, विस्कोसिटी कम होती है। तो वंस अगेन फिर से सुनते हैं, मान लो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे ऐसे है, ठीक है, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये जो आयंस हैं ये टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अगर ये अलग अलग हो गए तो ये इजीली मूव करना शुरू कर देंगे, पहले ये इजीली मूव नहीं करेंगे। मान लो यहाँ पे 3 है, तो आप सोचो ये 3, जब इन्होंने उस तरफ जाना है तो तीनों को जाना पड़ेगा, ये ज्यादा इजी है या फिर ये अलग अलग हो जाए तब जाना ज्यादा इजी है? जब अलग अलग हो जाएंगे, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो उस टाइम पे ब्रेक होती है, तो ये इजीली अलग अलग हो जाएंगे, इजीली मूव करेंगे। अगर इजीली मूव करेंगे तो आप बोलते हो कि करंट इंक्रीज हो गया, और अगर करंट इंक्रीज हो गया, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो कम हो गई। इज इट ओके, राइट? तो हमने क्या स्टडी कर रहे हैं कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, अगर ये डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। और इसका डिक्रीज होने का मेन रीजन पता क्या होता है, किसके साथ है? वो विस्कोसिटी के साथ है। अगर टेम्परेचर कम करोगे तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। जब विस्कोसिटी, आपको पता ही है विस्कोसिटी क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो कोई चीज फ्लो करने, जैसे हनी है, हनी और वाटर दोनों में से किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है? हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो अगर आप हनी और वाटर दोनों को लोगे और दोनों को ग्लास में डालोगे और दोनों को ऐसे गिराओगे ऐसे, तो हनी नहीं आएगा जल्दी से बाहर, पानी एकदम फ्लो कर जाएगा, ठीक है ना। तो जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, मान लीजिए रेजिस्टेंस भी वो ज्यादा देगा। डन। तो ये थोड़ा सा थ्योरी वाला टॉपिक था। सो फैक्टर्स ऑन विच द इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स, दीज आर द 5 फैक्टर्स। नेचर, प्रोपोर्शनल में क्या हुआ, अगर डाइल्यूट है तो रेजिस्टेंस कम होगी, अगर कंसेंट्रेटेड है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी।
प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अगर इलेक्ट्रोड्स में डिस्टेंस ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रोड्स में डिस्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस कम होगी। और कॉमन एरिया, अगर कॉमन एरिया ज़्यादा डिप है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, अगर कम डिप है, यहाँ पे ये याद रखना, ये वाला यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर कम डिप है मतलब एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। और फाइनली टेम्परेचर, टेम्परेचर में बेटर है आप इस तरीके से याद रख लो, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, तो अगर इसे उल्टा कर दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। डन। हाँ जी पूछो। हाँ जी बेटा। हाँ जी हाँ जी। जो वाटर होता है मोस्टली, अगर हम प्योर वाटर की बात ना करें तो वाटर इज ऑलवेज अ गुड कंडक्टर। हाँ अगर प्योर वाटर होगा वो कम करेगा, लेकिन अगेन जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, वो सोचो इलेक्ट्रोलाइट का मेन काम क्या था, आयंस को मूव करवाना। तो आप कोई भी चीज उसमें डालोगे दैट वुड बी लेस इफेक्टिव देन द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब आपको इलेक्ट्रोलाइट चाहिए था, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट की जगह उसको किसी के साथ इम्प्योरिटी डाल रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइट ने जो काम करना था वो काम नहीं कर पाएगा। लाइक दिस। यस, हमें मतलब इलेक्ट्रोलाइट का काम होता है कि किसी बॉडी को, इलेक्ट्रोलाइट का मेन काम होता है कि जो उसमें आयंस होते हैं वहां से करंट को फ्लो करवाना, ठीक है ना, और ज्यादा टाइम रहे। मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आ, उसका जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी ज्यादा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो अगर आप उसमें इम्प्योरिटी डालोगे तो इलेक्ट्रोलाइट अपना एग्जैक्टली काम नहीं कर पाएगा जिसको करना था। तो कंसेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे आप, फिर मैं हनी की एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपके पास हनी है राइट, अगर आप उसको डाइल्यूट कर दो, तो डाइल्यूट किससे करोगे, कोई ऐसा मटेरियल ले लो जो उसकी प्रॉपर्टी को खत्म करना शुरू कर दे, राइट। तो उससे क्या होगा, जो हनी की प्रॉपर्टी थी उसमें इफेक्ट इफेक्ट डलना शुरू हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, जो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट जो भी केमिकल्स हम यूज करते हैं, राइट, तो उनका मेन काम होता है कि करंट जो है उनके बीच में से निकले, रेजिस्टेंस भी देगा लेकिन निकले। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट कर दिया किसी भी तरीके से तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, बिकॉज वो जो पार्टिकल्स है, इट्स सिंपली लाइक, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अलॉयज, जैसे हमने किया था कि अगर आप कोई बॉडी के बीच में अगर और आयंस डाल दो तो आप खुद सोचो क्या होने वाला है उस टाइम पे, जो भी कंपोनेंट जाएगा यहाँ से उसमें से निकलेगा, ठीक है, तो उसको रेजिस्टेंस क्या होगी उसकी, ज्यादा, मतलब अलॉय, इट इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ अलॉय, कैसा अलॉय आप यूज कर रहे हो। तो हमारा सिंपल सा काम है कि हमें सिंपल से हमें कंसेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट रखना है, डाइल्यूट नहीं करना। कंसेंट्रेटेड का मतलब ना एक्चुअली इसके साथ ही रिलेटेड होता है, काइंड ऑफ विस्कस, गाढ़ापन, कंसेंट्रेट हो, मतलब वो पतला ना हो जाए किसी तरीके से। पतला कब करोगे, जब आप दूसरी चीज उसमें डाल दोगे। तो आपको ये रखना है, तो जो भी चीज आप विस्कस रखोगे, कंसेंट्रेट रखोगे, तो उसमें हमेशा रेजिस्टेंस ज्यादा ही होगी इन कंपैरिजन टू द सेकंड वन, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, ये छोटा सा टॉपिक था, इसको याद रखना। अब हम मेन यहाँ पे आज जो करने वाले हैं दैट इज अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो जस्ट राइट डाउन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और ये तो आपकी फेवरेट है, आपने 10th में भी किया होगा ये, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस किया है ना ये। हाँ, तो बिल्कुल वही करने वाले हैं, इसको फटाफट हम खत्म करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हमारे पास दो कॉम्बिनेशंस होती हैं, सीरीज एंड पैरेलल, राइट। तो सीरीज में क्या होता है, हमारे पास जो रेजिस्टेंसेस हैं लाइक वो कंटिन्यूटी में इसी तरीके से लगी होती हैं, दिस इज अ सीरीज, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। आपको पता है, तो मैं थोड़ा फटाफट इसको कोशिश कर रहा हूँ करने की। और पैरेलल में आपको पता है वो कुछ ऐसे होगा, तो ये पैरेलल हो गया, ओके। ये V हो गया, यहाँ पे भी V हो गया, हम इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। हुँ? तो दिस इज सीरीज, दिस इज पैरेलल। तो आप पैरेलल को कैसे मतलब समझोगे, पैरेलल क्या होता है,
जब जब करंट डिवाइड होगा, एग्जैक्टली ये देखिए यहाँ से करंट जा रहा था एंड इट गेट्स डिवाइडेड। जब भी करंट, कैपेसिटर वाला केस ही है वैसे ही, जब करंट डिवाइड होगा दैट इज ऑलवेज पैरेलल। याद रखना, पैरेलल डजंट मीन कि आपको दो चीजें पैरेलल में दिखनी चाहिए। हमने कैपेसिटर में काफी ये डाउट्स देखे थे, है ना। ये जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल में दिखे, बस ये होना चाहिए कि दो जो चीज है वो यहाँ से करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल। अगर करंट नहीं डिवाइड हो रहा, वही करंट पहली और दूसरे रेजिस्टेंस में से निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सीरीज। डन। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ सीरीज और पैरेलल में हम तीन वेरिएबल के ऊपर फोकस करते हैं। एक तो आर हो गया, दूसरा नहीं क्यू नहीं होता, यही पूछना था मुझे आपको कि आर वी एंड आई, क्यू की जगह आई आ गया है ना। तो आर वी एंड आई, यहां पे भी वी आर वी एंड आई। डन। अच्छा, अब मुझे ये बताओ सीरीज में वी और आई दोनों में से कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है? आई, राइट। तो आई ये फर्स्ट रेजिस्टेंस से भी वही आई और सेकंड में से, तो इसका मतलब दोनों में से जो करंट है वो सेम निकलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई रिमेन सेम, और डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? वी, वी गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, वी गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ में? अमंग द रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंसेस में आई सेम रहता है और वी जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उससे उल्टा उधर लिख दो, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है आई गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड और वी रिमेन सेम, तो यहाँ पे लिख देते हैं वी रिमेन सेम, आई गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, आई गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग रेजिस्टेंसेस। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, वेरी इजी। अब अगर इसका फॉर्मूला बनाना हो, जो आपको पता ही है R1 + R2, कैसे बनाते हो हम फॉर्मूला? याद करो, मैंने आपको बताया था कैपेसिटर में जैसे किया था, किसी को याद है कैपेसिटर में हमने कैसे डेरिवेशन की थी? हाँ नहीं, वो मुझे पता है भूल जाओगे क्योंकि वो है इजी वन। कैसे करना होता है, जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पहले उसकी इक्वेशन लिख लो, और जो चीज सेम है उसे डिवाइड कर दो। देखो कैसे, जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जैसे यहाँ पे वी था ना, वी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसमें? V1 में और V2 में। तो जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पहले वो लिख दो, V इज इक्वल टू V1 + V2। ध्यान से देखना, बड़ा इजी है। जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पहले वो लिख दो, और जो सेम था उसको डिवाइड कर दो, तो सभी से डिवाइड कर दो। सो डिवाइड बाय आई, डिवाइड होल इक्वेशन बाय आई, तो आपको मिल गया v बाई आई इक्वल्स टू V1/i प्लस V2/i। तो v बाई आई बन गया हमारे पास R इक्विलेंट, क्योंकि v बाई आई बाई ओम्स लॉ R होता है। V1/i बन गया R1 और V2/i बन गया R2। सिंपल। ठीक है, ओके, लिख लो, शाबाश। अब यही किया ना, यहाँ पे आप खुद करो, पैरेलल वाला केस बताओ कैसे करोगे। सेम यही फंडा लगा के, हाँ जो डिस्ट्रीब्यूट है पहले पहले वो लिख दो, और जो चीज सेम है उसे डिवाइड कर दो। देखो तो आ रहा है आपका आंसर, आएगा कि नहीं? आ है ना इजी। बस ये याद रखना फंडा, कैपेसिटर हो चाहे ये हो, दोनों में ऐसे ही चलता है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो कर दिया, I इक्वल्स टू I1 + I2। उसके बाद दो चीज सेम है उसे डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया I/V इक्वल्स I1/V प्लस I2/V। I/V बन गया 1/R इक्वलेंट, I1/V बन गया 1/R1, और I2/V बन गया 1/R2। साहेब ध्यान दे बेटा, ठीक है। और आपको याद है ना, इसको याद रखने का एक और तरीका भी क्या होता है, इसे सॉल्व करते हैं। यस, तो इसको ऐसे बोलेंगे कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2। अगर आप इसका एलसीएम लोगे फिर इन्वर्स करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसको ऐसे याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, प्रोडक्ट अपॉन सम।
डन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास कि अगर हमारे पास सेम रेजिस्टेंस हो लेकिन एन हो, वो भी हमने कैपेसिटर में किया था। हमारे पास सेम रेजिस्टेंस है लेकिन बहुत सारी हैं, लाइक दिस। ठीक है, हमारे पास ये भी आर, सभी की वैल्यू सेम है, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास रेजिस्टेंस है 1 2 3 अप टू एन, एन रेजिस्टेंसेज हैं और सभी की वैल्यू आर है। तो हम उसका फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट कैसे लिख सकते हैं? तो हम कहेंगे आर प्लस 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 आर। अगर आपको एग्जाम नहीं आता होगा, क्वेश्चन नहीं आते होंगे फिजिक्स के, तो फिर आप और कर लेना, प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर करते रहना 2-3 घंटे। अगर आता है तो इसका मतलब है बन गया एन टाइम्स आर। ठीक है, तो सिंपली एन टाइम्स आर। जितने भी आपके पास सर्किट हैं, रेजिस्टेंसेस हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दो एक रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम, तो आपके पास मान लीजिए 6 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बन गया 6 × 4। ठीक है ना, 6 रेजिस्टेंस है, सो 6 × 4, 7 रेजिस्टेंस है, 7 × 4। डन। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसे ही हमारे पास रेजिस्टेंसेज हैं एन, तो जैसे मान लो हमारे पास ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, और ऐसे करते करते हमारे पास एन रेजिस्टेंसेज हैं ऐसे। ठीक है, और सभी एक ही सेल के साथ कनेक्टेड है, लाइक दिस। तो ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है। तो आपके पास अभी सारे पैरेलल में हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू एन। तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर बाई एन डिवाइड हो गया। ठीक है, आर बाई एन। ये हमने कैपेसिटर में किया था, तो मैं थोड़ा सा इसको ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आप डेली तो घर जाके बुक्स खोलते ही हो, तो ये तो मुझे पता नहीं मैं क्यों करवा रहा हूँ, मुझे पता है आप सभी को आता ही है ना। कैपेसिटर तो आपको याद ही है, याद है हमने कैपेसिटर एक चैप्टर किया भी है, ये याद है? हाँ, वो हमने किया है बेटा, हाँ वो हमने ना पिछले महीने में किया है वो। आपका नाम क्या था? आर बाई एन। डन। तो एक आ गया एन आर, एक आ गया आर बाई एन। ओके, अब इसका मतलब क्या हो गया कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन आर। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस था 4 हमने टोटल कितने किए 6, तो 6 × 4 कितना आ गया? तो आपके पास जो आर इक्विवेलेंट आया वो आया 24। आपके पास एक आर कितना था 4 ओम, आपके पास टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 6 थे। आपने चीज नोट की, आपके पास एक रेजिस्टेंस था 4 ओम, लेकिन आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया वो मोर देन 4 ओम आया। हाँ, वो 4 से ज्यादा ही आना था, क्योंकि आप 4 + 4 + 4 करते जा रहे हो, ऐसे ही आना था ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आपके पास 4 ओम रेजिस्टेंस है, आपके पास एक रेजिस्टेंस है 4, आपके पास एन की वैल्यू थी मान लो 6, चलो 8 मान लेते हैं, यहाँ पे भी 8 मान लेते हैं, तो आपके पास आ गया 32, है ना। यहाँ पे भी 8 है, तो अभी देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 4/8 विच इज 0.5। ये समझने वाली बात है। देखो आपके पास जितने भी रेजिस्टेंस हो, 4 ओम का एक रेजिस्टेंस था, टोटल कितने थे 8। दिमाग कहता है यार 4 ओम का एक रेजिस्टेंस है, हमारे पास 8 रेजिस्टेंस हैं, तो 8 × 4 32 होना चाहिए। हुआ क्या, आपके पास 4 ओम के रेजिस्टेंस 8 थे, और आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई ना 32 छोड़ो, वो तो 4 से भी कम हो गई, 4 से भी कम हो गई। ये ही पैरेलल का फंडा है। अगर सुनो ध्यान से, अगर आपको रेजिस्टेंसेज आपके पास पड़ी हुई हैं और आप चाहते हो कि सारी रेजिस्टेंसेज का जो आउटकम है ना वो एक रेजिस्टेंस से भी कम हो जाए, आपके पास मान लो 4 ओम की रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, कितनी पड़ी हुई है 8। आप चाहते हो यार मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूं कि मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना वो 4 ओम से भी कम हो जाए, तो आप उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दो। पैरेलल की ये स्पेशलिटी है कि जितना रेजिस्टेंस आपके पास एक सर्किट देगा ना, जो आपको इक्विवेलेंट मिलेगा वो उससे भी कम कर देगा 0.5 ओम।
लेकिन सीरीज में क्या होगा, अगर आपके पास जो हम सोच, जो हमारा कॉमन सेंस दिमाग कह रहा था कि जी 4 ओम है, आपको 8 सर्किट है, तो आपका कितना आना चाहिए, तो अगर आपको 4 से ज्यादा चाहिए तो आप उसको सीरीज में डाल दो। ठीक है, तो हम यही लिखने वाले हैं, यहां पे लिखो। सो इफ वी वांट द equivalent resistance to be more than individual resistance, एक रेजिस्टेंस जितनी थी उससे हम ज्यादा चाहते हैं रेजिस्टेंस हो जाए, देन कनेक्ट द रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दो। अगर आप चाहते हो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो आप सारे सर्किट के रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट कर दो, राइट। और अगर आप चाहते हो, जैसे हमारे घर में, मुझे बताओ, ये जो फैन है, लाइट है, ये सारे रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस है, लाइट भी रेजिस्टेंस है, बल्ब भी रेजिस्टेंस है। आप चाहते हो कि ये सारे जो हैं, ये जो रेजिस्टेंसेस हैं, आप क्या चाहते हो, क्या ओवरऑल रेजिस्टेंस ज्यादा चाहते हो कि कम चाहते हो? क्यों? अगर रेजिस्टेंसेस कम होंगी तो करंट ज्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो हर एक अप्लायंस को करंट कम जाएगा, अगर करंट कम जाएगा तो ये अपने फुल पोटेंशियल पे काम ही नहीं करेंगे, लाइट भी पूरी पूरी ग्लो नहीं करेगी, फैन भी पूरा, कभी याद है आपको कई बार लाइट फ्लक्चुएट करती है तो फैन स्लो चलना शुरू हो जाता है क्योंकि इसको करंट नहीं जा रहा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, कबीर कबीर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप चाहते हो कि ये सारे जो अप्लायंसेज हैं जिनको मैं रेजिस्टेंस देख रहा हूं, ये सारे जो रेजिस्टेंसेज हैं, इन सभी की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाए, जितनी फैन की है, लाइट की है, बल्ब की है, सभी की रेजिस्टेंसेस का जो इक्विवेलेंट सम है वो उनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम हो जाए। ठीक है, तो अहाना पिछले 2 मिनट से कोशिश करने जा रही है, सर मैं बता रही हूँ पैरेलल 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 पैरेलल। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि वो जो सर्किट है वो कैसे लगेगा। आंसर इज दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये सभी जो है ये पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट। ठीक है श्रेया, अभी ये मत पूछना कि सर ये लग तो रही नहीं पैरेलल में, ये तो ऐसे होने चाहिए थे, फिर पंखा ऊपर, लाइट नीचे, उसके नीचे बल्ब, राइट। सो दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल, तो यहां पे लिख देते हैं। सो इफ वी वांट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टू बी लेस, if we want equivalent resistance to be less than individual resistance, then connect the resistance in parallel, then connect the resistance in parallel। ठीक ठीक है, ये क्लियर हो गया, राइट। तो ये हमारे पास आ गया सीरीज, और वो वाला क्वेश्चन आ गया हमारा पैरेलल में, राइट। अच्छा, आपके क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे आंसर बताओ। ये लो, हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, R1 है 2 ओम और R2 की वैल्यू है 4 ओम। बड़ा ध्यान सुनो, अगर मैं चाहता हूं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाए तो हमें क्या करना होगा और कितनी वैल्यू आएगी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं चाहता हूं मिनिमम हो जाए तो क्या होगा और कितनी वैल्यू आएगी? कर लो, शाबाश, बताओ आंसर फटाफट लिखो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम की कंडीशन क्या होगी एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसकी भी कंडीशन क्या होगी और मैग्नीट्यूड क्या होगा? आगे जी आंसर। तो पहले का आया, हमें मैक्सिमम करना है तो ऑब्वियसली हमें सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, और वैल्यू आ जाएगी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 + 4 6 ओम। सेकेंड केस में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम करनी है तो पैरेलल में करना होगा, और R इक्विवेलेंट हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन सम। याद रखना है आपको 1 बाय वाला नहीं करना है, अगर दो रेजिस्टेंस गिवन है हमेशा ऐसे सॉल्व करना है। सो ये आ गया हमारा 8/6 विच इज कितना आ गया 1.33 जो भी है ओम। ओके, इसका आंसर, ओके इसका आंसर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं। ओके, हमारे पास एक 2 ओम,
3 ओम एंड 10 ओम, ये 3 रेजिस्टेंस हैं, राइट। हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आप बताओगे देन आर इक्विवेलेंट क्या होगा, क्या वो आर इक्विवेलेंट, अच्छा यहाँ पे ना 10 नहीं है, आर है, 2 3 एंड आर, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, क्या ये लेस देन आर होगा, ये होगा, या लेस देन आर होगा एंड ग्रेटर देन 3 होगा, या फिर ये लेस देन आर होगा बट ग्रेटर देन 2 होगा, या फिर ये लेस देन आर होगा एंड लेस देन 3 होगा, और क्या ये लेस देन आर होगा एंड लेस देन 2 भी होगा। कौन सा आंसर करेक्ट है? हाँ ठीक है, यू आर राइट, मतलब हमें थोड़ा सा इसको और प्रिसाइज कर लेते तो 3 भी बन रहा है, नो डाउट। हाँ लेकिन फोर्थ आई थिंक इज मच गुड आंसर, राइट। तो क्या होना चाहिए, हम देखो आपको कंफ्यूजन आएगी आर ओम से, पर यार आर क्या है, हम तो निकाल ही नहीं सकते पैरेलल का आंसर, तो हमें निकालना ही नहीं है। तो वो कह रहा है कि आर इक्विवेलेंट किससे कम होगा, तो आपको पता है आर इक्विवेलेंट किससे कम होगा, नपरी किससे कम होगा, सबसे कम होगा। तो सबसे कम कौन है, 2 है, तो 2 से कम होगा ही होगा, राइट। हाँ अगर आर की वैल्यू 2 से भी कम होती, मान लो 1 ओम होती, तो फिर यस आर से भी कम होगा, तो 2 से तो होगा ही होगा। कहने का मतलब जो इन सभी में से सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उससे भी आर इक्विवेलेंट कम हो जाएगा अगर आप उसको पैरेलल में रखो। इज इट ओके? ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। नेक्स्ट करिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स। राइट डाउन, सेल भी सीरीज में भी हो सकते हैं एंड पैरेलल में भी हो सकते हैं, ठीक है। सेल इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल। ओके, सीरीज में कैसे होंगे, तो लेट्स से लाइक दिस, ऐसे, ओके। तो अभी हम सेल बना रहे हैं, याद रखना दीज आर द सेल्स। सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है? हाँ सेल जो होगा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर इज कॉल्ड अ बैटरी, ओके। तो जस्ट राइट डाउन सेल्स इन सीरीज में क्या होगा, तो अच्छा सीरीज बोलेंगे किसको पहली बात, वेरी नाइस। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जिसका नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज सेल्स इन सीरीज, राइट। तो अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट डाउन, व्हेन नेगेटिव ऑफ वन, व्हेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, व्हेन नेगेटिव टर्मिनल of one cell is connected to the positive terminal, is connected to positive terminal of other cell, of other cell, so it is called as, okay, so it is called as cells in series, right। अच्छा cells in series में what is, ये तो मैं E1 लिख रहा हूँ, ये क्या है सेकंड वाली चीज, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। तो ये जब भी हम सेल के साथ एक रेजिस्टेंस बनाएंगे इट इज ऑलवेज स्मॉल आर, दैट इज E2 एंड अगेन दिस इज स्मॉल आर, राइट। अच्छा उसके बाद यहाँ पे टर्मिनल है मान लीजिए ए, इसके बीच में पॉइंट रख लिया बी और यहाँ पे रख लिया सी, इसमें करंट, करंट किधर से किधर फ्लो करेगा ये भी आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लिख तो कैसे करें, ऐसे,
हाँ अभी याद रखना, यहाँ पे एक नई चीज आ रही है। अगर तो करंट आप सेल के अंदर पूछ रहे हो, सेल के अंदर मतलब जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, याद रखना ये आगे जाके भी मैं बात बताऊंगा। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मतलब सेल के अंदर जो करंट हमेशा फ्लो करता है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड आउटसाइड द सर्किट इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये देखो यहाँ पे हम ऐसे बना रहे हैं, ऑब्वियसली करंट ऐसे जा रहा है, लेकिन दिस इज आउटसाइड। अगर इनसाइड द सेल की बात करोगे, ये हम चैप्टर करेंगे आगे जाके, ऑल्टरनेटिंग करंट्स, वहां पे ये वाली चीज बड़ी काम आएगी। ठीक है, सेल के अंदर क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, आउटसाइड पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ जी, नहीं तो हमें अगर स्केलर है एक डायरेक्शन तो रखनी होगी ना। अगर हम कन्वेंशनल करंट मान के चल रहे हैं तो कन्वेंशनल क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन उस केस में अंदर थोड़ी कहेंगे कि अभी करंट यहां से इधर जा रहा था और इधर से इधर जा रहा था, तो डायरेक्शन तो एक ही तरफ लेनी होगी ना हमारे उस टाइम पे। तो दैट इज आई, यहाँ पे आई आ गया। ओके ग्रेट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप बताओ, अगर मैं यहाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसके एमसीक्यूज। अगर मैं आपको पूछूं कि वी ए बी क्या होगा, तो वी ए बी पहले होगा। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, वी ए एंड बी दोनों में से ए का पोटेंशियल ज्यादा है कि बी का पोटेंशियल ज्यादा है, किसका ज्यादा होगा? तो इसका आंसर ये है कि अगर आपको याद हो, जो पॉजिटिव होता है बेटा उसको हम हमेशा हायर पोटेंशियल में मान के चलते हैं, और जो नेगेटिव है इसको हमेशा हम लोअर पोटेंशियल। याद है मैंने आपको एक बार करवाया था, जैसे 40 वोल्ट लिख दो, यहाँ पे 0 लिख दो, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 40 माइनस 0 आ गया। जो पॉजिटिव की तरफ होगा वो वाला पोटेंशियल ज्यादा, और जो नेगेटिव की तरफ होगा वो वाला पोटेंशियल हमेशा कम। ये क्वेश्चंस हैं आपके एस एल अरोड़ा में, तो आगे जाके वहां पे ना वो प्लस माइनस में आपको डिफरेंस मतलब प्रॉब्लम आती है। तो जिस तरफ ऐसे करंट जा रहा है, जो पॉजिटिव के साथ टर्मिनल है ये वाला, ये ज्यादा, जो नेगेटिव के साथ टर्मिनल लगा हुआ है वो हमेशा लेस वाला रखना है। तो इट इज ऑलवेज वी ए माइनस वी बी। ओके, वी ए बी का मतलब वी ए माइनस वी बी। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, वी ए माइनस वी बी कितना होगा? तो बहुत इजी है, v का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ जो हमने कल किया था। हम्म, हाँ आई इंटू आर होता है। ईएमएफ की फॉर्म में आपने कुछ ईएमएफ की फॉर्म में लिखा था, किसी को याद है? हाँ एक्चुअली आपने ई का फॉर्मूला याद किया था, ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, ये किया था ना, यहां से v निकाल लो, तो v आ गया आपके पास e माइनस आई आर। तो आप यहां पे लिखोगे e, कौन सा e, E1 माइनस आई वन नहीं, आई सेम जा रहा है आई, लेकिन आर, हाँ R1 भी लिखना होगा, R1 E1 माइनस आई R1। यहां पे कंफ्यूजन बच्चों को क्या आती है, बच्चे ये भूल जाती है यार ये कैसे बन गया। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी बना हुआ है, वहां से निकाल लिया हमने। ठीक है, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, जो e है वो लिख दो, जो r है वो लिख दो। इसी हिसाब से मुझे बताओ वी बी सी क्या होगा? हाँ जी, क्या? ए और बी के बीच में तो सिर्फ एक ही ईएमएफ है और एक ही रेजिस्टेंस है। ओ अच्छा, नहीं नहीं बेटा, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। देखिए ना, पोटेंशियल कब बनता है, ये पोटेंशियल ड्रॉप कब आएगा, जब कहीं कोई रेजिस्टेंस होगी। तो अगर, अच्छा ये सुन लो, मैं ये भी बता देता हूँ, अगर मैं बेटा बी यहाँ पे लिख देता, यहाँ पे बी, तो मैं आपको बता वी ए माइनस वी बी कितना होगा, आंसर होगा 0। तब तक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता जब तक दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस नहीं आ जाएगी। याद रखना, जब दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस होती है ना, तभी पोटेंशियल कंज्यूम होता है। याद है वही चीज हमने कहा था कि यार पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप का मतलब कोई इसको खा रहा है, पोटेंशियल को कौन खा रहा है, रेजिस्टेंस खा रही है। तो इन दोनों के बीच में तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं है, तो कोई खाने वाला ही नहीं है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो होगा ही नहीं, जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। लेकिन जितना पोटेंशियल यहां और यहां पे ड्रॉप आएगा, इन दोनों के बीच में कोई ना कुछ वोल्टेज डेफिनेटली आएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ हो रहा है, क्या, रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है।
ड्रॉप का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल मान लो 40 वोल्ट होगा, यहाँ पे हो सकता है 10 वोल्ट हो, तो 40 माइनस 10। क्यों ये ड्रॉप हुआ? क्योंकि रेजिस्टेंस आ रही है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मुझे पता है ये वाला पॉइंट ना बच्चे बहुत बारी कंफ्यूज। सो आपको जो मैं लाइन बोल रहा हूँ इसको याद रखना कि पोटेंशियल ड्रॉप सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस होगी। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे हमने दिया वी ए माइनस, तो वी ए माइनस बी के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ये है ई वन माइनस आई आर वन। ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये इन दोनों का डिफरेंस है। ऐसे ही मुझे बताओ वी बी सी का वैल्यू, तो दोनों में से बड़ा कौन है? बी और सी में से बी, सो वी बी माइनस वी सी। और यस, तो v का मतलब v का फॉर्मूला हम होता है हमारे पास e माइनस आई आर, हमारे पास बन गया E2 माइनस आई आर टू। नाइस, डन। अच्छा, अब मुझे बताओ फिर Va माइनस Vc का क्या होगा? देयरफॉर Va, तो मैं ऐसे एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं Va माइनस Vb प्लस Vb माइनस Vc, क्योंकि जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे ये कैंसिल हो गया तो ऑब्वियसली वी ए माइनस वी सी ही बच गया, है ना। तो इसकी वैल्यू डाल दो और इसकी वैल्यू डाल दो। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? ये वाली, और इसकी वैल्यू है ये वाली, तो यहाँ पे लिख दो ई वन माइनस आई आर वन, ई टू माइनस आई आर टू। ये लो आपके पास आंसर आ गया। क्या यहाँ पे ई वन और ई टू को एक मतलब अलग से लिख दो और माइनस लिख के आई कॉमन लिख के आर वन प्लस आर टू एक लिख दो। ये आ गया। कोई डाउट तो पूछ लो। हाँ जी, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, ई वन माइनस आई आर वन प्लस ई टू माइनस आई आर टू। बात तो वही है ना, ए और सी के बीच में, ठीक है ना। मैं अलग अलग क्यों करवा रहा हूं बताता हूं आपको। आपने ये लिख लिया, तो अब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इसको आप लिख दो ई इक्विलेंट और इसको लिख दो आप आर इक्विलेंट। मैं बताता हूं, मुझे बस एक मिनट इसको कंप्लीट करने दो। तो हमारे पास बन गया, ये क्या चल रहा था? वी ए माइनस वी सी के वी ए सी चल रहा था, तो हमारे पास वी ए सी का आंसर आ गया ई इक्विलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विलेंट। मैं बताता हूं मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको एक वैल्यू दे दी और इसको हमने एक नाम दे दिया आर इक्विलेंट। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये वही चीज बन गई जो हमने यहाँ पे लिखी हुई थी, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, अभी भी वही बना v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। लेकिन अब चेंज क्या आया? यहाँ पे e कौन है? e इक्विलेंट। क्यों इक्विलेंट? क्योंकि आपके पास सेल एक से ज्यादा है, तो हमने इक्विलेंट लिख दिया। अच्छा ठीक है, लिख दिया जी इक्विलेंट। तो ई इक्विलेंट की वैल्यू कितनी होगी? तो हमने इससे पूछा कि यार ये जो दो सेल आपकी बात कर रहे हो वो सीरीज में है कि पैरेलल में है? तो उसने कहा सीरीज में है। तो हमने कहा ई इक्विलेंट की वैल्यू होगी दोनों सेल का सम कर दो। सिंपल। मैं फिर से बोल रहा हूं, इक्विलेंट क्यों आया? क्योंकि दो सेल थे। किसी ने पूछा यार इक्विलेंट की वैल्यू कितनी होगी, फिर हमने कहा पहले ये बता कि दो सेल जो है वो सीरीज में है कि पैरेलल में है? उसने कहा सीरीज में है। तो हमने कहा जो इक्विलेंट की वैल्यू होगी ईएमएफ की वो होगी दोनों का सम कर दो। 3 वोल्ट 4 वोल्ट, तो इक्विलेंट कितना होगा? 3 प्लस 4। ओके, हमारे पास 10 वोल्ट 15 वोल्ट, दो सेल लगे, सोचो ध्यान से इमेजिन करो, दो सेल लगे, दोनों को हमने सीरीज में लगा दिया। एक को सेल को दे दिया 10 वोल्ट, दूसरे सेल को दे दिया हमने 15 वोल्ट, दोनों को कंबाइन सीरीज में कर दिया। तो हमने पूछा कि जी टोटल वोल्टेज कितनी हो गई? हमने कहा दोनों का सम कर दो, 10 प्लस 15। अब एक सेल की रेजिस्टेंस है 2 ओम, दूसरे सेल की रेजिस्टेंस है 3 ओम, दोनों को सीरीज में लगा दिया, टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? हमने कहा ठीक है जी, इक्विवेलेंट देखते हैं क्या होता है, दोनों का सम कर दो। हमने कहा यार ये तो सिंपल सी बात थी, ये तो हमें वैसे ही पता था कि दो रेजिस्टेंसेज हैं, चाहे वो सेल की अपनी ही हैं, लेकिन आपने उनको सीरीज में लगा दिया तो ठीक है ना, रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया। अभी तो हमने किया था कि अगर दो रेजिस्टेंस को आप सीरीज में लगाओगे तो उनका सम ही करना है, राइट। तो हमने क्या कहा? हमने कहा ई इक्विवेलेंट कितना होता है? अगर आपको दो सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ चाहिए तो सिर्फ प्लस कर दो, बस ये याद रखना ये सीरीज में लगे हो।
और अगर दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना हो तब भी कोई इशू नहीं है, दोनों का सम कर दो, पर याद रखना अगेन दोनों सेल सीरीज में लगेगा। डन। मुझे आप आंसर बताओगे इस क्वेश्चन में से, ये बताओ, ये है 20 वोल्ट, ये है 40 वोल्ट, ये है 2 ओम और ये है 1 ओम। मुझे बताओ टोटल वोल्टेज कितनी होगी और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी। इंटरनल रेजिस्टेंस 3 हो जाएगी, टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी 20 + 40। सिंपल है ही नहीं कुछ में इसमें, है ना, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, दोनों का सम कर दो और रेजिस्टेंस का सम कर दो, बस इजी लगा ये तो, है ना। अब पैरेलल में देखो कुछ क्या गड़बड़ होने वाली है, तो ये तो समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे देखना क्या होगा, हमारे पास एक सेल और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर दूसरा सेल और उसकी भी इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये ऐसे लगे हुए हैं हमारे पास पैरेलल में। तो ठीक है, ऐसे आगे करंट, तो लेट्स से आपके पास ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है B1, ये वाला पॉइंट है B2 और ये वाला पॉइंट है C। ऐसे हैं हमारे पास पॉइंट्स, ठीक है। तो ओके, नाउ करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी बनाए अनिका, करंट की डायरेक्शन कैसे बनाए, ध्यान से आराम से यार, तो मैनू फिल्म याद आ गई, वो केड़ी हुंदी है वो, नहीं टार्जन नहीं है, इतना अच्छा थोड़ी नाम देना है, किंग कॉन्ग। ओके, तो करंट कौन सी डायरेक्शन से जाएगा, लेफ्ट से राइट के लेफ्ट से राइट के राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, है ना। कैसे पता लगा, इसके अंदर जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे जाएगा, तो फिर आगे भी तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। डन। ओके, अच्छा इसका नाम आ गया E1, ये आ गया E2, ये आ गया R1 और ये आ गया R2, राइट। अच्छा यहां से जो करंट आ रहा है दैट इज I, यहां से जो करंट जा रहा है ऑब्वियसली वो भी I, लेकिन करंट दो हिस्सों में स्प्लिट हुआ, तो एक का नाम बन गया I1, दूसरे का नाम बन गया I2। इतना ड्रॉ कर लो पहले, शाबाश, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन से दो पॉइंट्स, रितेश, कौन से दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्या A और B1 के बीच में आएगा, क्या B1 एंड B2 के बीच में आएगा, या B2 एंड C के बीच में आएगा। कौन से दो पॉइंट्स पे हम, एक वो होता है मल्टीमीटर, एक हमारे पास मशीन होती है जो पोटेंशियल चेक करती है, मैंने उसकी दो पिंस रखनी है, मैं दो पिंस कहाँ पे लगाऊं, ऐसे या फिर इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में, बोलो। आपको पोटेंशियल निकालना है, आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल कब आता है, तो फिर कहाँ पे दो पॉइंट लगाऊं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में, B1 एंड B2 के बीच, क्योंकि इन B1 एंड B2 के बीच में रेजिस्टेंसेज आ रही हैं, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, राइट डाउन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B1 एंड B2 इज B1 एंड B2 के बीच में कितना आएगा, ओके। तो हाँ जी बेटा, तो इसको बोल देते हैं, हमारे पास ये पोटेंशियल है मान लो V, जितना भी इसके दोनों के बीच में आ रहा था, और ये है B1 माइनस B2, कितनी वैल्यू आएगी, फोकस करो सिर्फ इसको, इसको मत फोकस करना। तो V मतलब V इक्वल टू वॉट, डिफरेंस इक्वल टू वॉट, इसको फोकस करो बस, क्या आएगा आंसर। आप मुझे लग रहा है फिर भूल गए, इसको देखो, V का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखो, E1 माइनस I1 R1, I1 R1, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा E1 माइनस I1 R1, नहीं नहीं मैं बताता हूँ क्यों, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, यहाँ से I1 की वैल्यू निकालो, फिर करते हैं I1 कैसे निकालोगे, I1 R1 एक तरफ आ जाएगा, E1 माइनस V एक तरफ आ जाएगा, यहाँ से आप I1 की वैल्यू निकाल लो, E1 माइनस V अपॉन R1, ठीक है, सिंपल I1 की वैल्यू निकाल रहे हैं।
अब दोबारा से B1 एंड B2 के बीच में फिर से पोटेंशियल निकालो, लेकिन अब नीचे वाले सेल को फोकस करना। बताओ जी क्या आएगा? हाँ सिंपल है, इसको फोकस कर लो, क्या आ जाएगा? E2 माइनस I2 R2। तो पहले किया था, मतलब हमने इन दोनों के बीच में पहले इसको देख के आंसर निकाल रहे हैं, फिर हम दोनों के बीच में जो आंसर है वो इसको देख के निकाल रहे हैं। हमारे पास बन गया E2 माइनस I2 R2। यहां से दोबारा से फिर I2 की वैल्यू निकाल लो, तो I2 आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा? I2 आ गया E2 माइनस V अपॉन R2। बस बेटा ध्यान थोड़ा सा रह गया, ये कर लें पूरा कंप्लीट। I2 आ गया और I1 आ गया, ठीक है। अब फाइनली क्या करो, हमारे पास I जो टोटल I करंट है दैट इज सम ऑफ, सो एज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I1 की वैल्यू भी डाल दो और I2 की वैल्यू भी डाल दो, दोनों की वैल्यू डाल दो। ओके जी, इन सभी को स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करना आता है आपको, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर? कभी कभी ध्यान दो कैसे करते हैं। E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, ये कर दो। तो हमने किया E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन ले लो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, माइनस हमने पहले कॉमन ले लिया। नहीं बेटा, B1 एंड C हो सकता, बिल्कुल हो सकता, राइट। जितने भी रेजिस्टेंस आएगी वो डेफिनेटली हो सकता, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, बन गया बेटा, ठीक है। यहां से आप दोबारा से फाइनली क्या करना है, इस पूरे रिलेशन में से सिर्फ V का आंसर निकाल लो, तो हमारा बात यहाँ पे वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो I इज इक्वल टू दिस, तो यहां से V का आंसर कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? इस पूरी वैल्यू को इस तरफ ले जाओ और I को दूसरी तरफ, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I, और ये पूरी की पूरी वैल्यू इस तरफ आ जाएगी। मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I, और यहां से V को आइसोलेट कर लो, मतलब V का आंसर निकाल लो। कैसे निकालोगे V? तो पहले आप इसको जो भी है एलसीएम ले लोगे ना, और वो एलसीएम लेके उधर ले जाओगे, है ना। कर लो, इसका एलसीएम क्या आएगा? नीचे R1 R2 आ गया, ऊपर R1 प्लस R2 आ गया, है ना। तो यहाँ पे आ गया आपके पास R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, और यहाँ पे जो भी चल रहा था E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 माइनस I, ठीक है। मुझे बताओ फाइनल आंसर क्या आया आपके पास, V की वैल्यू क्या आएगी? कैसे करोगे? R1 R2 दूसरी तरफ ले गए और R1 प्लस R2 नीचे ले गए, है ना। तो काम कर लो दोबारा से, फिर क्या आएगा हमारे पास? V इज इक्वल टू, हाँ जी बेटा क्या आएगा? अच्छा काम करो, इसको थोड़ा और इजी कर ले, इसको ना E1 अपॉन R1, नहीं चलो रहने दो, प्लस E2 अपॉन R2 R1 R2, हाँ ये कैंसिल हो जाएंगे। एक काम कर लो, इसको इसका एलसीएम ले लो एक बारी, इस सब सिर्फ इसका क्या आ जाएगा? E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 R2। मैं बता रहा हूँ क्यों आएगा। E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, और इसको ऐसे ही रहने दो बस। अब अब आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या कैंसिल आउट होंगे। यहाँ पे R1 R2 सॉरी, चलो जी शाबाश कर दो। तो आप इसको दूसरी तरफ लेके जाओगे, तो ये वाला R1 R2 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? अच्छा जब R1 R2 ऊपर गया तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया और ये नीचे आया इसके, तो इसका मतलब ये आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस I के साथ पूरी वैल्यू जाएगी
R1 R2 upon R1 plus R2। अच्छा, इसकी ना मैं आपको बताऊंगा, इसकी डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी किया। ठीक है, तो हमने बस सिंपली जो भी है मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम यहाँ पे पहुंच गए। अब रिजल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास आपके पास बच गया V इक्वल्स टू, अभी ध्यान से देखना, E इक्विलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विलेंट। यही तो बात समझानी है। E इक्विलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, व्हाट इज E इक्विलेंट इन दिस केस? E इक्विलेंट इज इक्वल टू, हियर E इक्विलेंट इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू E1 R1 प्लस सॉरी E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये। और व्हाट इज R इक्विलेंट, वो सिंपल है, प्रोडक्ट अपॉन सम। बेटा 1 मिनट में ना ये लिख लो फटाफट, बस हम इसको एक बार डिस्कस कर लें, बाकी फिर हम कल करेंगे। यहां तक कर लो बस। ये बड़ा जबरदस्त है रिलेशन, ये ना जो हमने सोचा था वैसे हुआ नहीं। सेल का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट आ रहा है वो बड़ा खतरनाक सा आ रहा है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। तो हमने हमने यहां से ये निकाला कि यार अगर दो सेल पैरेलल में लग गए, दो सेल पैरेलल में लग गए, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? तो हमने कहा उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, दो ईएमएफ पैरेलल में लग गए, उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा? आंसर इज बड़ा मतलब याद रखना लीजिए, E1, यहां से देखो देखो देखो, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये मैं क्यों कह रहा हूं बड़ा कॉम्प्लिकेट सा है, क्योंकि जब हमने यहां पे ईएमएफ निकाला था ना, हमें बड़ा इजी सा आंसर मिल गया था। हमने कहा था ओके यार, दो सेल सीरीज में लगे हैं, दोनों का नेट ईएमएफ कितना होगा, E1 प्लस E2, है ना। और जब हम उस तरफ गए तो बड़ा जब डिफरेंट सा रिलेशन आ रहा है, दोनों का ईएमएफ अगर पैरेलल में लगाओ तो कितना आंसर आएगा। तो हमने सोचा यार कुछ सिंपल सा आएगा, सिंपल सा नहीं आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा आया। क्या? E1 R2, मतलब ईएमएफ निकाल रहे हैं, जैसे अभी रितेश ने कहा ईएमएफ निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें हमें रेजिस्टेंस की भी जरूरत पड़ रही है। E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये होता है नेट ईएमएफ। इज इट ओके, राइट? और जब हमने कहा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी, तो वहां पे कम से कम हमें थोड़ी सांस आ गई, क्योंकि वो जो हमने सोचा था वैसे ही आएगा कि दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हैं तो उनका जो आंसर आना चाहिए था वही आया, प्रोडक्ट अपॉन सम। ये ठीक है। ये ईएमएफ वाले ने थोड़ा पंगा डाला हुआ है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 10 वोल्ट, यहाँ पे है हमारे पास नहीं 8 वोल्ट, ये है 2 ओम, यहां पे है हमारे पास 4 वोल्ट और यहां पे है 1 ओम, कितना आंसर आएगा? सेल की इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी होगी? हमारे पास है 8 वोल्ट, हमारे पास है 4 वोल्ट, दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, नेट ईएमएफ कितनी आएगी? निकालना पड़ेगा ना। कैसे करोगे? दिमाग में आ रहा है कैसे करेंगे? आपको ये रेजिस्टेंस देखनी पड़ेगी, 8 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय क्या था, 2 प्लस 1। ये याद रखना है, 8 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, कितना आया? 16 प्लस 4 20 बाई 3, ये आ गया 6 पॉइंट, कितना आ गया? 18 टू 20 6.67 वोल्ट, ये आया। याद रहेगा बेटा ये वाली चीज, ठीक है। और अगर यहाँ पे होता ये तो इजी वाला था, है ना। और इसकी रेजिस्टेंस निकालनी होती वो तो हमें सीधा ही पता है, प्रोडक्ट अपॉन सम। डन जी, चलो बाकी कल।